नमस्कार विद्यार्थियों। हमने एशिया के सारे तथ्यों के बारे में पढ़ा है। एशिया की जलवायु क्या है, वहाँ की ऊंचावच किस प्रकार का है, मृदा, अपवा तंत्र, जलवायु, उद्योग, वनस्पति, खनिज, सारे तथ्यों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी तरह से हमें यूरोप के बारे में अध्ययन करना है। आज हम सबसे पहले लेते हैं यूरोप। यूरोप के बारे में सामान्य जानकारी आप बेसिक तौर पे जानते हैं, क्योंकि एक तरफ नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ भूमध्य सागर है और पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है, उत्तर की तरफ आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महाद्वीप है और पूर्व की तरफ एशिया महाद्वीप है इनसे घिरा हुआ, और एक छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल बहुत कम है। यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे विशाल राष्ट्र रूस है। वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल है। यूरोप अपने आप में एक नवाचार, शासन एवं कृतियाँ तथा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व भर में है। इस परिमंडल में पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश द्वीप समूह, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप व पूर्वी यूरोप, इस तरह से यूरोप को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, दक्षिण में भूमध्य सागर के आसपास वाला भाग है, और पूर्वी यूरोप, ये सारे क्षेत्र शामिल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये महाद्वीप छठे स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल 99,38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया का 1/5 भाग व उत्तरी अमेरिका का 1/2 भाग है। ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के धरातल क्षेत्रफल का 6% भाग है वो रखता है। इसकी आकृति की बात करें तो यह त्रिभुजाकार है और इसकी तट रेखा बहुत लंबी है और बहुत खाड़ियों, अंतःसागरीय प्रायद्वीपों, अंतःसागरों, प्रायद्वीपों, फ्योर्ड तटों द्वारा घिरी हुई हैं। यूरोप महाद्वीप आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में फैला हुआ है। तीनों ओर से घिरा होने के कारण इसे एक प्रायद्वीप भी कहा जा सकता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से ये अफ्रीका से अलग होता है। इस प्रायद्वीपीय यूरोप में स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन जैसे प्रायद्वीप हैं। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड यूरोप के बड़े द्वीप हैं और इस द्वीप में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। इसके अलावा यूरोप की अगर बड़े पैमाने पर जलवायु बात करें तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यूरोप महाद्वीप पर सागरीय स्थिति का ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए व्यापारिक सुदृढ़ता सामुद्रिक व्यापार के कारण ज़्यादा पाई जाती है। जबकि उत्तरी यूरोप की जलवायु है प्रतिकूल है, वहाँ पर शीत प्रधान जलवायु है। तो इस प्रकार उसके बाद आता है यूरोप के ऊंचावच। ये तो थी यूरोप की सामान्य जानकारी। अब आता है यूरोप के ऊंचावच। यूरोप को बड़े स्तर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों में प्राचीन पर्वत आते हैं, जिसमें स्कैंडिनेविया पर्वत है, जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। उसके अलावा ब्रिटेन व समीपवर्ती द्वीपों के जो पर्वत है। उसके बाद यूरोप का मध्यवर्ती ये पर्वतीय प्रदेश में 2 आते हैं: स्कैंडिनेविया पर्वत, जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के कुछ पर्वत शामिल है। और इसमें कुछ पर्वत है वो हिमानी घाटियों से, हिम नदों से पाए जाते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं, कुछ जल में डूबे रहते हैं, कुछ स्थलीय भाग पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और इसके आसपास के जो पर्वत हैं, जिसमें पिनाइन स्कॉटलैंड का प्राचीन रवेदार पर्वत है, ये इसमें शामिल किए गए हैं। ये ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं हैं, छोटे और कम ऊंचाई वाले पर्वत हैं। उसके बाद दूसरा आता था यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, जो यूरोप के पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। इसमें रूस, बाल्टिक देश,
उत्तरी जर्मनी, दक्षिणी स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, उत्तरी फ्रांस और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड तक का भाग इसमें शामिल किया जाता है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रूसी प्लेटफॉर्म, अर्थात रूस वाला भाग, और उसके बाद दूसरा जहाँ वोल्गा यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर के आसपास का भाग है वो इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद ये देखिए आप यूरोप के ऊंचावचों के बारे में बता रखा है। ये बाल्टिक सील्ड है, ये नॉर्वे का क्षेत्र है, ये कैलोडियन पर्वत है, पुरानी पर्वत श्रेणियाँ, अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ, ये पर्वत श्रेणियों के बारे में अलग अलग बता रखा है। इसके अलावा यूरोप का जो पूर्वी भाग है उसमें राइन, रोन, एल्ब, विस्चुला, ओडर नदियाँ हैं वो यहाँ पर बहती है। इंग्लैंड का जो मैदानी भाग आता है उसमें टेम्स नदी प्रवाहित होती है। एक शब्द आता है पोल्डर। हॉलैंड के आसपास का जो भाग समुद्र तल से नीचा है उसको पोल्डर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिए, पोल्डर क्या है? हॉलैंड के आसपास का कुछ नीचा बसा हुआ भाग जो समुद्र तल से नीचा है उसको पोल्डर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है तीसरा, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश जिसको अल्पाइन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है या अल्पाइन पर्वत श्रेणी अर्थात आल्प्स पर्वत कहा जाता है। और जैसे ठीक हिमालय के समकालीन पर्वत है। अल्पाइन पर्वत श्रेणी में 3 बड़े पर्वत हैं। पहला पिरेनीज, आल्प्स और कार्पेंथियन, जो नदी घाटियों से पठारों से नदी घाटियों से घिरे हुए हैं। सबसे पहला आता है मध्य के प्राचीन पर्वत। मध्य के प्राचीन पर्वत से मतलब है ये यूरोप के मध्य भाग में कुछ अल्पाइन पर्वतमाला से पहले के पर्वत है जो हर्शियन पर्वत अंतर के माने जाते हैं। जो प्राचीन है, जो घर्षित पर्वत है, इसमें स्पेन का मेसेटा पठार, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, ब्रिटेन प्रायद्वीप, ब्लैक फॉरेस्ट, बोहेमिया का पठार, राइन का जूरा पर्वत, राइन नदी के पश्चिम में जूरा पर्वत, वास्टी, सारिडियन, सिसिली द्वीप के कुछ पर्वत है जो प्राचीन पर्वत माने जाते हैं। इसके बाद अगला आता है नवीन अल्पाइन पर्वत में पिरेनीज, आल्प्स और कार्पेंथियन, ये 3 बड़े पर्वत माने जाते हैं। पिरेनीज पर्वत ध्यान रखिए फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पिको डी अनेटा है। इसी तरह से इन पिरेनीज पर्वत में 3 दर्रे हैं, कोल डी ला पर्चे, ला पेर्थर और कोल डी सोमपार्ट, ये 3 इसके दर्रे हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ा पर्वत है वो आल्प्स पर्वत है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट ब्लैक है जिसका 4810 मीटर ऊंचा है, जो फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। आल्प्स पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। फ्रांस में आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत या जूरा पर्वत, प्री आल्प्स और हबोरियन आल्प्स या दक्षिण में पिनाइन आल्प्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा आता है अल्पाइन पर्वतों में, दक्षिणी यूरोप के पर्वतों में कार्पेंथियन पर्वत। कार्पेंथियन पर्वत है कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं, 13,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। हिमानियों से काफ़ी प्रभावित है। यह हिमनदों के बड़े बड़े ऊंचावच देखने को मिलते हैं, रिलीफ देखने को मिलते हैं। इसका पूर्वी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण सुंदर और दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ पर काकेसर पर्वत का विस्तार है। कार्पेंथियन पर्वत पूर्व में दिनारिक और पश्चिम में आल्प्स पर्वत से अलग होता है। उसके बाद आता है तीसरा यूरोप का ऊंचावचों में दक्षिणी प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों में 3 भागों में बांटा गया है। स्पेन का प्रायद्वीप जिसे आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, इटली और उसके बाल्कन प्रायद्वीप। इन प्रायद्वीपों स्पेन का है जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बीच में एक आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम स्पेन और पुर्तगाल के आसपास का भाग है। स्पेन का मसीतो पठार काफ़ी प्रसिद्ध है और इटली का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो भूमध्य सागर में की ओर स्थित है, जिसमें एपेनाइन पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ पर यूरोप का एकमात्र सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी विसुवियस है और इसकी चोटी स्ट्रम्बोली है जो जिसको यूरोप का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये था यूरोप का परिचय और इसके ऊंचावचों के बारे में।